व्हाट्सअप गाइस, हम हैं आपके जुड़वाज सुशांत और निशांत। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस बहुत टाइम बाद कुछ ना कुछ अच्छा हमारे बिल्कुल चैनल पे आने वाला है। ध्रुव भाई का वीडियो हम लोग बहुत टाइम से वेट करते, बट गाइस इस चैनल पे थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, बहुत लंबा ब्रेक हो गया था गाइस हमारे से। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बहुत सारे हम लोगों ने जुड़वास टीवी में एक्टिव थे और बोला भी है कि थोड़े से फंक्शन, बहुत सारी चीजें चल रही थी, इसलिए हम लोग नहीं कर पाए। बहुत सारे एक साथ चले यार, इसलिए वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया था। बट अभी हम लोग फाइनली ध्रुव राठी के वीडियो के साथ आ रहे हैं, और वो भी बहुत मोस्ट एंटरटेनिंग और बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। क्योंकि मेरे को पता है कि भाई जरूर इस कंट्रोवर्सी को जस्टिस देंगे अपने वीडियो से। हम लोग भी वेट कर रहे थे गाइस। तो ज्यादा बात न करते हुए सीधा वीडियो पे आते। आपका काम ये है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, ऐसे ही सजेशन देते रहो जरूरी। गाइस प्लीज, हम लोग थोड़ा सा बैक टू बैक व्लॉग्स भी डाल रहे हैं, आपके सपोर्ट का जरूरी है हमको। नहीं तो इसका जो है ना अपना जो एनालिसिस पूरा नीचे चले जाएगा गाइस। आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। वीडियोस नहीं डाले तो ये थोड़ा सा डाउन एनालिसिस हो गया, तो प्लीज आपका सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो को लाइक और कमेंट में आपका सुझाव जरूर बताओ, आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में। बिल्कुल, हम लोग ने वैसे भी प्रेडिक्शन लगा ही लिया था पहले कि क्या होने वाला है, और वही हुआ है। बिल्कुल ठीक है। जुड़वास बोलते तो फिर तब समझ में नहीं आता, जब होता है अरे यार जुड़वास ने बोला था, उनको समझ में नहीं आता कि यार क्या बोल रहे हैं। चलो ऐसा है, चालू करते हैं। समय रैना को मां बहन की भद्दी गालियां देते हुए कह रहे हैं कि औरतों की इज्जत करना सीख। रणवीर अलाबादिया को डेथ थ्रेट्स और गालियां देते वक्त कहा जा रहा है कि तू हमारी संस्कृति का आदर करना सीख। इसे सुनकर ये रिप्रेस्ड लोग आपस में खी 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 करते हुए हंसते हैं कि अरे ध्यान से सुना। गाइस मैं ऑडियो चेक कर लेता हूं। चेक कर ले भाई, टेंशन में नहीं रहने का, चेक कर लेने का। तूने उसने कान नहीं बोला, उसने कुछ और बोला। हा हा हा। चढ़ते सूरज को सबका सलाम था, करोड़ों व्यूज को सबका सलाम था, क्रिंज कंटेंट को सबका सलाम था। लेकिन अब एक क्रिंज जोक के बाद रणवीर और समय सभी के लिए अछूत बन गए। फिल्म स्टार्स का तो आजकल काम ही यही है कि इलायची के नाम पर गुटखा बेचना। हमें मत कहो कि हम कोई इंस्पायरिंग फिल्में बना दें। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर 2 ट्वीट कर देते हैं, वही बहुत। उसके अलावा कि हमने देश का ठेका उठा रखा है। फिल्म ही तो है, गाना ही तो है, जोक्स ही तो है। सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाकर रख दिया है। कोई भी किसी को जान से मारने की सोशल मीडिया पर धमकी देता है, कुछ नहीं होता। क्रिमिनल्स को बिग बॉस में जगह मिलती है, कुछ नहीं होता। लेकिन रणवीर के एक अश्लील जोक मारने पर पुलिस उसके पीछे ही पड़ जाती है। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूबर रणवीर अलाबादिया के द्वारा पूछा गया एक ऑब्सीन और भद्दा सवाल देश की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। क्या हो गया रणवीर भाई को? और वुड यू जॉइन इन वंस एंड स्टॉप इट फॉरएवर? इस एक सवाल पर महाराष्ट्र से लेकर आसाम तक अलग अलग स्टेट्स में मल्टीपल एफआईआर दर्ज कराई गई। चीफ मिनिस्टर्स ने स्टेटमेंट दी। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट तक में प्ली फाइल करी गई और समय रैना का ये शो इंडियाज गॉट लेटेंट, इसके सारे एपिसोड्स यूट्यूब से हटा दिए गए। मीडिया में जो हंगामा मचाया जा रहा है वो अलग ही लेवल का है। इस शो के एडिटर को देखिए किस तरीके से ट्रीट किया गया। एक खतरनाक स्तर की मॉब मेंटालिटी देखने को मिल रही है। खुलेआम डेथ थ्रेट्स दिए जा रहे हैं रणवीर और समय को। कहीं भी मुंबई में अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा होगी ना, तो इसको ना तो इसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। 14 फरवरी को पुलिस रणवीर के घर तक पहुंच जाती है। घर पर ताला लगा हुआ मिलता है। रणवीर का फोन स्विच्ड ऑफ था। रणवीर ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट करके कहा कि मेरी टीम और मैं अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। मैं ड्यू प्रोसेस को फॉलो करूंगा। माँ बाप को लेकर मेरा कमेंट इनसेंसिटिव और डिसरिस्पेक्टफुल था। मैं जेन्युइनली सॉरी फील कर रहा हूँ। इससे पहले भी रणवीर एक वीडियो के जरिए अपनी अपॉलॉजी दे चुके हैं। अपनी पोस्ट में आगे बताते हैं कि इन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। लोग इनकी फैमिली को भी चोट पहुंचाना चाहते हैं। कुछ लोग पेशेंट बनकर इनकी मां के क्लिनिक में घुस गए। इन्होंने लिखा कि मैं बहुत डरा हुआ हूं और नहीं जानता कि क्या करना है, लेकिन कहीं भाग नहीं रहा। समय रैना ने भी ट्वीट करके बताया कि जो कुछ हो रहा है मेरे लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने अपने चैनल से इंडियाज गॉट लेटेंट के सभी एपिसोड्स हटा दिए हैं। लेकिन बात सिर्फ इन दोनों की नहीं है। महाराष्ट्र के साइबर सेल ने बताया कि उन्होंने 30 से 40 लोगों पर केस फाइल किया है। वो लोग जो इस शो के गेस्ट रहे थे फर्स्ट एपिसोड से लेकर। जाहिर सी बात है, ऐसे में सवाल उठता है, क्या इस तरीके का रिएक्शन ऐसी चीज के लिए जायज है? इंडियाज गॉट लेटेंट शो में जो गाली गलोच वाली कॉमेडी दिखाई जा रही थी, उसका क्या असर पड़ता है समाज पर? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में।
जो लोग इस तरह गाइस आपको पता है जब हम लोगों ने आपके बोलने पे, हाँ। क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि गाइस ये गालियां बहुत ज्यादा हो रही है और बहुत ज्यादा वल्गर हो रहा है, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने तभी बोला था, बट आपको चाहिए था तो हम लोगों ने रिव्यू किया था, बट उसके तभी बाद हम भी लोगों ने हमको इतना मतलब इवन वीडियो में भी बोला था कि गाइस बुरा लग रहा था। हमको सही नहीं लग रहा है, बट आपके लिए हम लोग देख रहे हैं करके वीडियो। पर सोचना सुशांत, स्पॉन्सर से भी पैसा कमा लिया, यूट्यूब से भी पैसा कमा लिया, हर जगह से पैसा कमा लिया समय ने, और अभी क्या शॉट है ये, क्या शॉट है गाइस ये, बट जो भी हो बहुत बड़ा शॉट है। बट हम लोगों ने बोला था कि यार प्रॉब्लम नहीं है, कॉमेडी करो, बट बहुत ज्यादा वल्गर हो रहा था गाइस। बिल्कुल, तो हम लोगों ने बोला था, प्रेडिक्शन लगा ही लिया था, बट यार और ये बीच में बात करते कुछ चलो ना कुछ होगा करके इसका। हाँ, मेरे को हमने बोला ही था कि गाइस एक्शन तो होगा इस पे, तो हो गया था। अभी आगे देखते फिर बीच में बात करते हैं। तरह की गाली गलोच वाली कॉमेडी इंडियाज गॉट लेटेंट शो में दिखाई जाने वाली वल्गर कॉमेडी को सपोर्ट करते हैं, उनकी तरफ से सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि ये जोक्स ही तो हैं, मजाक को मजाक की तरह लो। अगर कोई इन्हें कॉल आउट करता है, कहता है कि इस तरीके के जोक्स नहीं करने चाहिए, तो ये जवाब देते हैं कि इतना वो क्यों बन रहे हो। इनफैक्ट जब अनुराग ठाकुर ने गोली मारो वाला स्लोगन दिया था उस हेट स्पीच केस में, जज ने भी यही कहा था कि इन्होंने तो स्माइल करते हुए बोला था, इसलिए चलता है। चलता है मजाक है, चलता है मजाक है, मजाक है मजाक। यही चीज लोग फिल्मों के लिए भी कहते हैं जब मैं इस टाइप की फिल्मों को क्रिटिसाइज करता हूं। अरे फिल्म ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। गाने वाले कहते हैं कि अरे गाना ही तो है, अरे क्या फर्क बाजी। पड़ता है। कॉमेडियंस कहते हैं कि जोक्स ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि फर्क पड़ता है। कोई भी इंसान अपने एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। इस चीज की बात मैंने अपने कई पुराने वीडियोस में भी करी है। ज्यादातर लोग, चाहे वो 18 साल से कम उम्र के हों या ज्यादा के हों, उनका माइंड बहुत फ्रेजाइल होता है। अगर फिल्म्स, गाने, वेब सीरीज, जोक्स, यूट्यूब वीडियोस, इन सब से फर्क नहीं पड़ता तो क्या कोई बच्चा पैदा होते ही अपने जीन्स में सब कुछ लेकर आता है? ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो ट्रेट्स जेनेटिक होते हैं उनके जीन एक्सप्रेशन में भी एनवायरनमेंट का रोल होता है। इसके पीछे की साइंस किसी और वीडियो में समझ सकते हैं, अभी मैं आपको सीधा डायरेक्ट एग्जांपल के साथ समझाता हूं। पिछले साल मैंने एल्विश यादव को लेकर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कॉल आउट किया कि कैसे एल्विश और उसके दोस्त किस तरीके से कुछ रशियन सेल्स गर्ल को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे थे। कार लेने जाता है तो तुझे ये समझ नहीं आता है कि सेल्स गर्ल भी किसी की बहन बेटी होती है। अपना पेट पालने के लिए नौकरी कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू और तेरे दोस्त उस पर वल्चर्स की तरह नजरें गाड़ने लगे। कपिल शर्मा ने भी अपने फैमिली कॉमेडी शो पर रशियन लड़की का रेट पूछा था। आपने बताया नहीं आप कहाँ से आई हैं? I'm from Russia. रशिया? Yeah. रशियन? Yep. 15,000। ऐसी ही छिछोरापंती का एक और सैंपल देखिए। हम इंडिया से है पर संस्कार हमें रसिया के पसंद है। एक तीसरा वीडियो जिसका टाइटल लिखा है कपिल के लिए अक्षय कुमार ने लेकर आए एक पर एक खूबसूरत रशियन लड़कियां। अच्छा, ये लड़कियां भी तभी बाहर निकलती हैं जब अक्षय बाजी बाहर निकलते हैं, वरना मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये सब। मुझे पता नहीं था कि अक्षय कुमार लड़कियों का ये काम भी करते हैं। हर्ष गुजराल ने तो सारी हदें पार कर दी, इस चीज को अपना सिग्नेचर डायलॉग ही बना दिया। 6,000 में रशियन मिल जाती है। 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। 6,000 में तो रशियन आ जाती। 50,000 का रूम ले रखा तुमने, सब कितनी रशियन आ जाती है उसमें। इन सब लोगों के चलते देखते ही देखते सोशल मीडिया पर इतने सारे कॉमेडी वीडियोस हो गए जिसमें 6,000 रुपए में रशियन की बात कही गई, और इसकी वजह से रियल लाइफ इंपैक्ट क्या पड़ा ये देखिए। पुलिस को बुलाना जरा, आना। नहीं पुलिस को बुलाना। तो क्या बोला, मैं सुना मैंने 6,000 INR। इंडियन यूट्यूबर मिथिलेश बैकपैकर अपनी पत्नी के साथ उदयपुर गए थे। उनकी पत्नी लीजा रशिया से है, साथ में उनका बच्चा भी था। कुछ आदमी उन्हें फॉलो कर रहे थे और फिर पास आकर ये तो गलत बात है यार। 6,000 मैं 6,000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरे पास रशियन है। 6,000 INR। ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं था। जरा ये देखिए जहां कोई रशियन ब्लॉगर इंडियन लोगों के साथ बात करती है। मेरे पास एक सवाल है, आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन 6,000 रुपए। एक और रशियन कंटेंट क्रिएटर पोलिना, जिनकी इंडिया में शादी हुई है, उन्होंने भी लल्लन टॉप से बात करते हुए बताया कि उन्हें ऐसे 6,000 रुपए वाले मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं। कमेंट्स अच्छा नहीं, 6,000 4,000 बहुत ज्यादा कमेंट्स, बट आई डोंट केयर। आई मीन ये लोग बोला 6,000 लेकिन ये लोग के साथ 6,000 नहीं। अब समझ में आया इस सो कॉल्ड डैंग कॉमेडी का क्या असर होता है। समय रैना का इंडियाज गॉट लेटेंट शो भी ऐसी ही गाली गलोच, अश्लीलता और बकवास से भरा हुआ था। रोस्ट के नाम पर एक दूसरे शो में औरत को कुतिया कहा जाता है। बोला था पहले ही ये सब बोला था हम लोगों ने बोला था ये। उसकी लाइफ में कोई कुतिया
अब इस शो के डैंक फैंस कहेंगे कि उसने तो कुशा कपिला को ही कहा ना, तो किसी और को दिक्कत क्यों है? पहली बात ही कुशा ने खुद इस पर एतराज जताया। उन्होंने कहा था कि जोक्स रोस्ट की बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं, शॉकिंगली अनकाइंड जोक्स थे। बहुत सारी बाउंड्रीज इवन स्टैंड अप के दायरे से भी, रोस्ट के दायरे से क्रॉस हो गई थी और वो नहीं होनी चाहिए थी। वहां लाइव ऑडियंस और टेक्नीशियंस के आगे तो उन्होंने सहन कर लिया, लेकिन लाखों लोगों के आगे यूट्यूब पर उन्हें प्ले करना, ये उनको डीह्यूमनाइज करने जैसा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि समय रैना के फैंस बहुत टाइम तक उन्हें ट्रोल करते रहे थे। जैसे अगर अभी लड़के चिल्ला रहे हैं समय भाई, ये मेरे कमेंट्स में भी चिल्लाते हैं, पूरे साल चिल्लाए हैं। अभी इस बात का मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, पर जब ये आया था तो बहुत फर्क पड़ता था। दूसरी बात, भले ही रोस्ट किसी एक स्पेसिफिक लड़की का हो रहा हो, लेकिन किसी औरत को बिच या गोल्ड डिगर कहना ये सीधे सीधे एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बनाए गए स्टीरियोटाइप को रीइंफोर्स करता है। औरतों के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग करना उस चीज को नॉर्मलाइज करता है। जो लोग इस कॉमेडी को देखते हैं वो बाहर असल जिंदगी में जाकर यही शब्दों का प्रयोग करते हैं औरतों के खिलाफ। यही बात गुरलीन पन्नू के केस में भी है। कोई लड़की जिसकी रोबस्ट फिजिक है, उसे मर्द कहकर चिढ़ाना, ये भी एक रिग्रेसिव सोच का सिम्टम है। शो को देखने वाली ऐसी और लड़कियां, उनकी सेल्फ इमेज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? यही बात फिल्मों पर भी एप्लीकेबल है। किसी के मोटापे का, किसी की कम हाइट का, किसी के काले रंग का, किसी की गरीबी का, डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाया जाता है, और ऐसा करने से करोड़ों लोगों की सेल्फ इमेज की धज्जियां उड़ जाती हैं। जो लोग एक्चुअली में छोटी हाइट के हैं, मोटे हैं, काले रंग के हैं, डिसेबल्ड हैं, उनको बुली किया जाता है असल जिंदगी में, क्योंकि ऐसे जोक्स ने इन चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है। एक बार समय रैना ने ऐसा ही जोक किया एक गरीब बच्चे पर। एक गरीब बच्चा है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे ही ना आउट ऑफ ऐसे 2000 रुपए का नोट दे दिया, मजे कर जाके, ठीक है। ऐसे का एक दिन आता है कभी साल में, 2000 रुपए का नोट दे दिया। जैसे मैंने उसको 2000 रुपए का नोट दिया ना, उसके 10-15 दोस्त बच्चे आए, भागे, उसको हाथ पकड़ा, उसका खींच रहे, उससे पैसे धक्का मार रहे, वहां लड़ाई हो गई। वहां पे एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया पटरियों पे, एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार, मजा ही आ गया भाई देख के। क्या? कहाँ मैं नेटफ्लिक्स पे देखता ये सब। क्या? जस्ट जोक है ये, ठीक है। मैं गरीबों को पैसे नहीं देता हूँ। इस जोक से क्या हो रहा है? गरीबों को डीह्यूमनाइज किया जा रहा है, बच्चों की मौत पर जोक मारना नॉर्मलाइज किया जा रहा है। कुछ लोग इसे डैंक ह्यूमर कहेंगे, लेकिन असलियत में ऐसे सो कॉल्ड जोक्स का सिर्फ मकसद होता है ऑडियंस को शॉक करना। ऐसी भद्दी चीजें कहो जिसे सुनकर कोई भी इंसान शॉक्ड हो जाए कि ऐसी भी चीज कोई कह सकता है। रणवीर अलाहाबादिया ने जो अपना सवाल पूछा था, जिसकी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, उसका मकसद भी सिर्फ लोगों को शॉक करना था। ऐसी भद्दी चीजें कहो जिसे सुनकर लोग शॉक होए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्यूज बढ़े, एंगेजमेंट बढ़े। इसी से ही मिलती जुलती चीज है रेज बेटिंग। इसका मतलब है कि ऐसे ही मजे के लिए जानबूझकर कुछ ऐसा करो या कहो जिसे सुनकर लोगों को गुस्सा आ जाए। समय ने समय समय पर रेज बेटिंग का भी बहुत प्रयोग किया है, जैसे कि ये वाला उदाहरण। लोग पटाखों के खिलाफ बोल रहे थे तो समय खूब सारे पटाखे जलाने की बात करेगा, दूसरों को चिढ़ाने की कोशिश करेगा, चैलेंज करेगा कि रोक सको तो रोक लो। इसी सेम टैक्टिक का इस्तेमाल सभी घटिया से घटिया रियलिटी टीवी शोज भी कर रहे हैं, बिग बॉस जैसे। ऐसे लोगों को इनवाइट करो शो पर जिन्हें देखकर लोगों को गुस्सा है, लोग शॉक हो जाए जिन्हें देख। राखी सावंत, एल्विश यादव, महीप सिंह, पूनम पांडे, रजत दलाल, उर्फी जावेद, जो काम ये घटिया टीवी शोज कर रहे थे, वही काम इंडियाज गॉट लेटेंट ने भी किया। ये बड़ी ही अनफॉर्चुनेट चीज है कि आज के दिन सोशल मीडिया पर ढेर सारे लोग ऐसे ही चीप शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, फेम पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, गाली गलौज से भरे। सेम चीज गाइस, ध्रुव भाई और लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, सेम चीज म्यूजिक के साथ भी हो रही है। बिल्कुल। क्या हुआ? जुड़वाज म्यूजिक के साथ झूठ नहीं बोलते। हम लोग सच बात कर रहे हैं तो कुछ एक टोली, म्यूजिक की एक टोली है, मतलब जो फेक क्रिएटर्स है, जिनको म्यूजिक का एमडी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल। जब उनको पता चला कि हम लोग म्यूजिक के बारे में सच बोल रहे हैं, अगर जो गाना खराब है उसके बारे में खराब बोल रहे हैं, जो गाना अच्छा है, तो जो मतलब फेकनेस चालू कर दिया गाइस। फिर क्या हुआ पता है क्या? हम लोगों का सच बोलना लोगों को चुभना चालू होगा। एक जॉनर है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने एक अपनी टोली बनाई गई। बिल्कुल। उन्होंने फिर कुछ मीम पेजेस पकड़े, ठीक है, वो सब मेरे को गेम पता है। फिर उन्होंने हमारे बारे में ये फैलाना चालू किया कि गाइस इनको कुछ नहीं आता, हमको आता। बिल्कुल। मतलब समझ रहे हो कि जुड़वास जो सच बात कर रहे हैं ना, वो तो गलत है, वो गलत, उनको कुछ नहीं आता। ऐसा प्रमोशन कराया गया जुड़वास को, वो क्या बोलते रहे, नीचे गिराने का ऐसा
निगेटिव पीआर किया गया हमारे बारे में कि भाई इनको आता है और इनको कुछ नहीं आता, मतलब जुड़वास को कुछ नहीं आता है, ये जो फेक क्रिएटर्स बने ना उनको सब कुछ आता है, क्योंकि उनको वो नकली आर्टिस्ट को जिनके पास पैसा है, तो क्या हो रहा है पता है क्या, जो पैसे वाले आर्टिस्ट है वही ऊपर जा रहे हैं और जुड़वास जो है वो उनको सपोर्ट करे जिनके पास पैसा नहीं है पर टैलेंट है, बिल्कुल वो इनको खा रहा था। तो अभी क्या करे, जिनके पास टैलेंट नहीं है पर पैसा है वो लोग उनको प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल, और हमको नीचा दिखाया गया कि गाइस इनको कुछ नहीं आता, इनको देखो, ऐसे हमारा सिनेरियो बनाया गया। बट हम लोग हड़े नहीं, अभी भी नहीं हर रहे, अभी भी तुम्हारी है ना जितने भी फेक क्रिएटर्स है ना उनकी लगा के रहेंगे, देखते रहना, बिल्कुल। तो ऐसा हो रहा है गाइस हमारे बारे में यार, इतना हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अच्छा म्यूजिक प्रमोट हो और अच्छा म्यूजिक पब्लिक सुने, हम लोग सबके अगेंस्ट है, तो भी क्या करें, करना पड़ा। बट अभी हम लोग देखो क्या करते, देखो बस अपनाने की कोशिश कर रहे हैं फेम पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए। गाली गलौज से भरे हुए वीडियोस बनाओ, गुंडागर्दी करो, लोगों के खराब माइंडसेट को अपीस करो या अपनी इज्जत का मजाक बना दो। लेकिन सच बात पता है क्या है दोस्तों, इस तरीके का फेम किसी काम का नहीं है। ये लोग जितनी तेजी से वायरल होते हैं उतनी ही तेजी से इनका डाउनफॉल भी देखने को मिलता है। सच बात यह है कि सोशल मीडिया पर लॉन्ग टर्म में सक्सेस पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और सही नॉलेज, स्किल्स और हार्डवर्क के साथ, बिना गाली गलौज करे, बिना खराब माइंडसेट को अपीस किए। इतना गाइस इतना साल का नॉलेज है, इतनी पढ़ाई की हम लोग म्यूजिक में और ऑडियो में, हम लोगों ने हर एक चीज बताई है गाइस, हर एक चीज बताई है पब्लिक को। हमारा ये था कि हम लोगों को जितनी मेहनत करनी पड़ी ना उतना लोगों को ना करना पड़े, इसलिए हम लोग एक एक छोटी छोटी चीज लोगों को समझाते, बिल्कुल, कि फ्री में हम लोग समझा पाए। बट हमको नीचे गिराया गया कि यार ये तो मतलब ये तो, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि हम लोग गलत म्यूजिक को गलत ठहरा रहे, तो इनकी दुकान नहीं चल रही थी, जो फेक क्रिएटर्स है उनके लिए उन्होंने हमको झूठा ठहरा के, मतलब सोशल मीडिया में आपको थोड़ा पीआर, गलत पीआर करके हमको नीचा दिखा के, ये जो फेक क्रिएटर्स है जिनको कुछ नहीं आता पर उनको दिखाना है कि यार हमको सब कुछ आता, ऐसा किया गया। क्या करेंगे, पर हम लोग सच्चाई के साथ लड़ेंगे और सच बात करेंगे, बिल्कुल जी। हमारा नॉलेज जो है वो पढ़ा है हम लोगों ने, वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, बाकी कोई भी कुछ भी करते रहे। बिना अपनी इज्जत का मजाक बनाए सक्सेसफुल होना पॉसिबल है। हम बात कर रहे थे चीप कंटेंट की। पूनम पांडे को तो आप जानते ही होंगे, देश के राष्ट्रपति का नाम जेनजी को भले ही ना पता हो लेकिन पूनम पांडे को सब जानते हैं। वही महान भारतीय नारी जिन्होंने कहा था कि अगर टीम इंडिया मैच जीत गई तो मैं अपने कपड़े उतार दूंगी। सिर्फ इसी के आधार पर यह बन गई इंटरनेट पर्सनैलिटी। क्या कारण है? शॉक वैल्यू। राखी सावंत तो इस सब मामले में सबसे सीजन्ड खिलाड़ी है। शो पर आते ही इन्होंने अपना डैंक ह्यूमर दिखाया। जब ये इंडियाज गॉट लेटेंट में बैठी थी तो मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं वाले घटिया जोक्स पर तालियां बजाई जा रही थी। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि शॉक वैल्यू वाले जोक्स तो समझ में आ गए, लेकिन ऐसे वल्गर जोक्स क्यों लोगों को इतने पसंद आते हैं? 2-3 हफ्ते पहले ये राखी सावंत वाला एपिसोड मैंने अपने रिसर्चर विजेता दहिया को भेजा था। मैंने उससे पूछा कितना फनी लगा उसे। उसने कहा बिल्कुल 10 मिनट से ज्यादा टॉलरेट नहीं किया गया। मैंने भी कहा मुझे कोई हंसी नहीं आई, लेकिन यहाँ पे 2-3 करोड़ व्यूज आ रहे हैं इस पर, इतने सारे लोगों को ये पसंद आ रहा है, क्या कारण हो सकता है उसके पीछे? असल में हमारे बीच में कॉमन बात यह है कि हम माँ बहन की गालियां नहीं देते। ये सिर्फ वीडियो की बात नहीं हो रही, इवन ऑफलाइन भी नहीं देते। मैं ना गुस्सा आने पर ना दोस्तों के साथ मजाक करते वक्त माँ बहन की गालियां देता हूँ, क्योंकि ये बात मुझे समझ में आती है कि इन गालियों का क्या मतलब है। हम लोग पर्सनली बहुत गाली देते हैं, पर्सनली, मतलब ऐसे नहीं, वो निकल जाती है, निकल जाती है, और दोस्तों के साथ होता है, ऐसा नहीं कि वैसे वाला। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हमारी गाली बहुत निकलती है। हाँ, कभी कभी मतलब कुछ गाना अच्छा लगा, ऐसा हो जाता है, वीडियो में भी होता है, बट वो अलग है और ये जो बता रहे वो अलग है, ठीक है। माँ बहन की गालियां देता हूं, क्योंकि ये बात मुझे समझ में आती है कि इन गालियों का क्या मतलब है। सीधे तौर पर कहा जाए तो ये गालियां समाज में रेप कल्चर को नॉर्मलाइज करने का काम करती है, ठीक उसी तरीके से जैसे वल्गर फिल्में, वल्गर गाने यही काम करते हैं। जो लोग इस बात को समझते हैं उनका ये गालियां सुनकर ही ऑटोमेटिकली मूड ऑफ हो जाता है। और 25 गालियां देखें आप सोचते हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा, तो गालियों से इंप्रेस होने का मेरी उम्र निकल चुकी है। मैं 14 साल का नहीं हूं कि मैं गाली सुन के हंसूंगा, हाँ गाली दी उसने यार। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाय बैड लैंग्वेज। आप जोक, अगर मुझे आप हंसाना चाहते हो तो आप बगैर किसी को चोट पहुंचाए, बिल्कुल, आप मुझे हंसा के दिखाओ तो मुझे मजा आएगा उसका। बिल्कुल।
लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि समाज में ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझते। बाप बेटे को कहता है कि गाली मत देना और खुद गाली देता है। बेटे को लगता है कि माँ बाप के आगे गाली नहीं देनी, टीचर्स के आगे गाली नहीं देनी, लेकिन वैसे गाली देना गलत नहीं, क्योंकि वो यही गालियां अपने आसपास अपने माँ बाप को देते हुए सुन रहा है। सोशल मीडिया, फिल्में, वेब सीरीज, कॉमेडी, मीम्स, इन सब के द्वारा माहौल ऐसा बनाया जाता है कि अगर दोस्तों के आगे गाली नहीं दी तो फिर वो दोस्त ही क्या हुआ। गाली देना मर्दानगी वाली बात है, गाली देना कूल है, इसलिए लोग बड़े होकर यही सीखते हैं कि गुस्से में गाली देना तो जायज ही है। इस चीज का सीधा सीधा उदाहरण आप आज के दिन भी होते हुए देख सकते हैं, जो बहुत बड़ी बेवकूफी दिखाता है। राइट विंग ट्रोल्स समय रैना को मां बहन की भद्दी गालियां देते हुए कह रहे हैं कि औरतों की इज्जत करना सीख। रणवीर अलाबादिया को डेथ थ्रेट्स और गालियां देते वक्त कहा जा रहा है कि तू हमारी संस्कृति का आदर करना सीख। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसी चीज से आपको पता चल जाना चाहिए कि समाज में गालियों को किस तरीके से देखा जाता है। गुस्से में गाली देना ठीक है, दोस्तों के बीच गाली देना ठीक है, लेकिन एक बैरियर सा बना हुआ है कि माँ बाप के आगे, टीचर्स के आगे गाली नहीं देनी, ओपनली नहीं देनी। फिर स्कूल के क्लासरूम में आखिरी बेंच पर बैठा हुआ कोई लड़का मुंह नीचे करके जोर से गाली दे दे, जो सभी लोग सुन ले, तो वो लड़का हीरो बन जाता है अपनी क्लास में। बहुत ही डैंक और कूल। कोई लड़का गाली वाली टी शर्ट पहन लेता है तो उसे लगता है कि बहुत ही डैंक काम कर डाला मैंने। हनी सिंह का गाना आता है पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, कान में दम है तो बंद करवा लो। इसे सुनकर ये रिप्रेस्ड लोग आपस में खी 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 करते हुए हंसते हैं कि अरे ध्यान से सुना तूने, उसने कान नहीं बोला, उसने कुछ और बोला, हा हा हा। जब बादशाह का गाना आता है आजा बेबी आजा गाना बजा दूं, तो उनको मजा आता है कि अरे भाई वो कुछ और बजाने की बात कर रहा था, खी 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 खी। फिर कोई कहता है कि हनी सिंह और बादशाह की ऐसी तैसी, ये तो डबल मीनिंग में गाली देते हैं, हम तो सीधे बोलेंगे। और ऐसे क्रिंज गाने के 4.5 करोड़ व्यूज आ जाते हैं। बेसिकली ये वही रिप्रेस्ड लोग हैं जिन्हें हनी सिंह के गाने पसंद आते हैं, जिन्हें एल्विश भाई पसंद आते हैं और जिन्हें इस तरीके की डैंक कॉमेडी पसंद आती है। इन्हें चोली के पीछे क्या है गाने पर नाचने में मजा आता है। पूनम पांडे को ये फॉलो करते हैं, भद्दे गाने सुनते हैं, तो फिर कॉमेडी में गालियां आने पर ऐसे रिप्रेस्ड समाज को मजा आएगा ही। अभी एक रीसेंट फिल्म मिसेज में दिखाया गया कि पति पत्नी संभोग कर रहे हैं, लेकिन पत्नी अपने पति के आगे प्लेजर की बात नहीं कर सकती। क्यों? ये होता है रिप्रेशन। जिनका दिमाग 24 घंटे वल्गर ख्यालों से भरा होता है, जो सिनेमा हॉल में न्यूडिटी वाली फिल्में देखने जाते हैं। अगर आप इनसे सीरियसली बात करेंगे ऐसे मुद्दों पर तो ये ऑकवर्ड हो जाएंगे, क्योंकि जब टीनेजर्स छुप छुप कर पॉर्न के जरिए शारीरिक संबंधों के बारे में जानेंगे तो उनका नजरिया उसको लेकर खी खी करने वाला ही होगा, गिल्ट और ऑकवर्डनेस से भरा। ज्यादातर स्कूलों में बायोलॉजी टीचर्स की हिम्मत तो हुई नहीं कि क्लास में खुलकर सेक्स एजुकेशन की बात करें। ऊपर से अगर कोई फिल्म आई ओ माय गॉड 2 जैसी, तो टीनेजर्स के लिए बनाई गई इस फिल्म को CBFC द्वारा एडल्ट रेटिंग दे दी जाती है। इसलिए दिमाग में वो रिप्रेशन बना रहता है और इंडियाज गॉट लेटेंट वाली डैंक कॉमेडी इसी रिप्रेशन को अपीस कर रही थी। समय जानता था कि रिप्रेस्ड लोगों के आगे अगर मैं गालियां दूंगा तो वो तालियां बजाएंगे। कुछ आलसी फिल्म मेकर्स और हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री में भी ये चीज सबको पता है। इसलिए देश की कई इंडस्ट्रीज में गालियां देने का एक कॉम्पिटिशन सा चला हुआ है। कोई समाज में इस गलत माइंडसेट को बदलना नहीं चाहता, हर कोई उसे अपीस करना चाहता है अपने फायदे के लिए। पॉलिटिशियंस यही कर रहे हैं, मीडिया वाले यही कर रहे हैं, फिल्म स्टार्स यही कर रहे हैं और ढेर सारे यूट्यूबर्स और कॉमेडियंस भी यही कर रहे हैं। फिल्म स्टार्स का तो आजकल काम ही यही है कि इलायची के नाम पर गुटखा बेचना। हमें मत कहो कि हम कोई इंस्पायरिंग फिल्में बना दें। 15 अगस्त और 26 जनवरी पर 2 ट्वीट कर देते हैं, वही बहुत है। उसके अलावा क्या हमने देश का ठेका उठा रखा है? फिल्म ही तो है, गाना ही तो है, जोक्स ही तो हैं। मीडिया वाले और पॉलिटिशियंस तो सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी। जब तक रणवीर अलाबादिया सरकारी पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू ले रहा था, उन्हें प्रमोट कर रहा था, तब तक सब कुछ सही था। सरकार को भी मजा आ रहा था, प्रधानमंत्री मोदी उसे क्रिएटर का अवार्ड दे रहे थे। लेकिन जैसे ही एक कंट्रोवर्सी यहां पर हुई, लोगों का गुस्सा रणवीर के खिलाफ आया। पॉलिटिशियंस को लगा अब इसके खिलाफ जाने में हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, तो इसलिए आज ये हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गए। चढ़ते सूरज को सबका सलाम था, करोड़ों व्यूज को सबका सलाम था, क्रिंज कंटेंट को सबका सलाम था। लेकिन अब एक क्रिंज जोक के बाद रणवीर और समय सभी के लिए अछूत बन गए। मैं भी समय रैना के शो पर चेस खेलने गया था, लेकिन मेरे लिए वो कभी भी अछूत नहीं था। मुझे किसी सही चीज के लिए दोबारा बुलाया जाए, जैसे चेस खेलने के लिए या किसी ढंग के कॉमेडी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। रणवीर के साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया, कई इवेंट्स में मिलना भी हुआ, क्योंकि मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है इनसे। लेकिन एट द सेम टाइम मैं इनके कंटेंट को क्रिटिसाइज करने से पीछे भी नहीं हटता। जहां मुझे लगता है इन्होंने गलत किया है, वो बोलना बनता है। सरकार भी ये चीज जानती थी। रणवीर अलाबादिया ने अपने ढेरों पॉडकास्ट में यही करते ना, हम लोग भी यही करते। जब म्यूजिक की बात आती है ना, तो हम लोग, हमारा कोई अगर जैसे हनी सिंह, सपोज हनी सिंह हमारा दोस्त है, वह जग जाहिर है,
हमारे बड़ी भाई जैसी है, सबको पता है। बट अगर हनी पाजी गलत गाना बनाएंगे तो हम लोग बोलेंगे, बोलते हैं हम। हमारी दोस्ती अलग है और हमारी जो एनालिसिस है वो अलग है। बिल्कुल। हम लोग जब म्यूजिक क्रिटिक है तो म्यूजिक क्रिटिक है। पर्सनल जब मिलते हैं वो अलग है, बट हम जब कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट जब रिव्यू करते गाने, उसमें गलत लगता है, हम गलत बोलते हैं। यस, ऐसा नहीं बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वो बड़े भाई है, बड़े भाई है तो यार तारीफ नहीं। हम लोगों ने बोला है कि नहीं ये पसंद नहीं आया तो नहीं आया, उनको भी वो बात पसंद आती है, ये पर्सनल बात है ना गाइस। तो म्यूजिक इंथुसियास्ट या हम लोग जब म्यूजिक क्रिटिक बन रहे तब चाहे दोस्त हो या दुश्मन, उसका गाना, अगर दुश्मन का गाना अच्छा है तो भी उसकी तारीफ होगी। बिल्कुल, क्योंकि तब वो मेरा दुश्मन नहीं है, तब उसका म्यूजिक बिल्कुल जो है वो हम लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे ध्रुव भाई को हम लोग सुनते हैं, अगर हमको पसंद है, और अगर इन्होंने कोई गलत वीडियो बनाया तो ये गलत, इनके बारे में हम लोग गलत बोलेंगे। ऑब्वियस, हमारा काम है गाइस। बिल्कुल। तो हम लोग गलत पीआर नहीं चलाएंगे। जैसे समय रायना ने कि डैंक, इसके जैसा डार्क ह्यूमर किसी के पास नहीं है, ऐसा बहुत सुन चुके हम लोग। बट आपको पीआर के दम पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि नहीं यही है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसे डार्क है बट बेचारे आए नहीं सामने, क्योंकि उनके पास पीआर खरीदने के लिए पैसा नहीं है। सही बात है, सही बात है। मैं इनके कंटेंट को क्रिटिसाइज करने से पीछे भी नहीं हटूंगा। जहां मुझे लगता है इन्होंने गलत किया है वो बोलना बनता है। सरकार भी ये चीज जानती थी। रणवीर अलाहाबादिया ने अपने ढेरों पॉडकास्ट में गलत चीजों को प्रमोट किया है। इफ यू हैव टॉयलेट्स इन द नॉर्दर्न डायरेक्शंस, जस्ट पुट अ ब्लू कलर टेप अराउंड द टॉयलेट सीट। एक टॉयलेट सीट के चारों तरफ नीले रंग की टेप लगा दो। ईस्ट में है तो ग्रीन लगा दो, साउथ में है तो रेड लगा दो, और वेस्ट में है तो व्हाइट लगा दो। हो गया सोल्यूशन, कोई तोड़फोड़ नहीं है। लेकिन अब हंसी आती है देखकर कि अर्नब गोस्वामी जैसे लोग रणवीर को कहते हैं कि रणवीर हिंदुइज्म को कमोडिफाई कर रहा है। एंड ही हैज प्रेजेंटेड हिंदुइज्म इन अ वे that he feels is sellable. क्यों अर्नब गोस्वामी, तुम्हारे गोदी मीडिया चैनल्स ने भी तो यही किया है कितने सालों से। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्नब तुम्हें इस बात से जलन है, जिस रिग्रेसिव माइंडसेट को अपीस करके तुम टीआरपी बटोरते थे, उसी रिग्रेसिव माइंडसेट को अपीस करके रणवीर व्यूज बटोर रहा है। कुछ लोग इस कंट्रोवर्सी के बाद मीडिया से सवाल कर रहे हैं, क्या मीडिया के पास और कोई असली मुद्दा नहीं बचा जिसके बारे में वो बात कर सके? क्या यही एक मुद्दा रह गया है? मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि आखिरी बार कब इस मीडिया ने जनता की, ये जो मुद्दा आ रहा है ना गाइस, कि यही दिख रहा है, ये भी एक पीआर का ही फैक्ट है कि चलो एक काम करते हैं, ऐसा हो रहा है ना तो इसको डिफेंड करने के लिए अपन ऐसा कैंपेन चलाते हैं। ऐसा होता है गाइस, क्या क्या नहीं हो रहा है, आप तो बस उसमें घुल जाते हो। नहीं पता आपको अंदर क्या चल रहा है, कुछ नहीं पता आपको। कभी एक्सपोज करेंगे। मुद्दे उठाए थे, कभी ये बिग बॉस का अपडेट दे रहे थे तो कभी आईआईटी बाबा का प्रोग्राम चला रखा था। लेकिन जरा लुक देखिए, बहुत चेंज्ड लुक में बाबा नजर आ रहे हैं। अभी ये बाबा है ना, एक यूट्यूबर के साथ उधर लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। वाह, मैंने देखा। इसका भी अलग पीआर चालू रहेगा अभी। उससे पहले अभिनव बाबा की तहकीकात बिठाई हुई थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। आखिर कब इन्होंने हसदेव निकोबार जंगल के ऊपर खतरे की बात करी है? कब इन्होंने आदिवासियों या दलितों के मुद्दे उठाए हैं? कितने मीडिया चैनल हैं जो किसान नेता जगजीत सिंह के आमरण अनशन और उनकी डिमांड्स की बात कर रहे हैं? शायद ये खबर भी आपने सुनी ना हो। मणिपुर इतनी खराब हालत में है, 2 साल हो गए हैं इस बात को। जिस दिन ये कंट्रोवर्सी उठी उसी दिन मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन किया था। अच्छा, टॉपिक से अब हम थोड़ा भटक रहे हैं यहाँ पर, असली मुद्दे पर वापस आए। जो भद्दी और गाली गलौज वाली कॉमेडी है, क्या है सोल्यूशन? क्या इसे बैन कर देना चाहिए? बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके मन में यही ख्याल आएगा कि ऑब्वियसली इस सबको बैन कर दो उठाकर। सरकार को यहाँ नकेल कसनी चाहिए, लेकिन मेरी राय में ये बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है। किसी भी देश में जब सरकार कुछ बैन करती है, सरकार अपनी तरफ से सेंसरशिप लगाती है, उसके फायदे कम नुकसान ज्यादा होते हैं। अपने ही देश का उदाहरण देख लो, बैंडिट क्वीन, लिपस्टिक अंडर माय बुर्खा, उड़ता पंजाब, 5, इंडियाज डॉटर, अ क्लॉकवर्क ऑरेंज, इन सारी मीनिंगफुल और सेंसिटिव फिल्मों को सेंसरशिप से उलझना पड़ा है। जबकि वल्गर फिल्में जैसे कि क्या कूल है हम, ग्रैंड मस्ती, नशा, हेट स्टोरी, ये आसानी से पास हो जाती है। शहादत हसन मंटो पर केस चलाए गए उनकी सोशली कॉन्शियस कहानियों की वजह से। वो कहानियां जो समाज को आईना दिखाती हैं, झकझोर देती हैं, उन्हें अश्लील कहकर रोकने की कोशिश की गई। जबकि मस्त राम जैसी सेमी पॉर्न कहानियां आसानी से गलियों में बिकती रही। इसलिए सेंसरशिप एक इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है। इंडियाज गॉट लेटेंट को ही देखिए, वो तो अभी इस जोक पर बवाल हो गया, लेकिन इससे पहले डार्क, डैंक, अनसेंसर्ड, अनफिल्टर्ड क्रिंज फेस्ट तो इतने टाइम से चल ही रहा था। यहाँ सेल्फ सेंसरशिप, अपने कॉन्शियंस का सेंसरशिप, अपने जमीर का सेंसरशिप, बिल्कुल ये एक बेहतर सोल्यूशन है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि व्यूज और पैसे की होड़ में बहुत से लोगों का जमीर मर चुका होता है। ऐसे में दूसरों लोगों द्वारा कॉल आउट किया जाना एक बेहतरीन तरीका है।
जो लीगल है, डेमोक्रेटिक है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉल आउट करने वालों को भी अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और ये होना भी चाहिए। पिछले एक वीडियो में मैंने बॉयकॉट कॉल्स का भी समर्थन किया था और अब भी करता हूँ। ये एक डेमोक्रेटिक तरीका है अपने विरोध को दर्शाने का, यानी कि लोग प्रोएक्टिवली बोले किसी चीज के खिलाफ, बॉयकॉट करने की मांग उठाए, लेकिन बैन नहीं। बॉयकॉट और बैन में बहुत बड़ा फर्क है। बॉयकॉट में आप सिर्फ अपनी तरफ से उस चीज को देखना बंद कर रहे हो और अपने दोस्तों को और बाकी लोगों को कह रहे हो कि वो भी ये कर दें, लेकिन बैन का मतलब है कि कोई भी उस चीज को ना देख पाए। कोई भी बॉयकॉट की मांग बैन में नहीं बदलनी चाहिए। और एक और चीज यहाँ पर कहनी बनती है कि किसी को कॉल आउट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उन्हें गंदी गालियां देने लग जाओ, डेथ थ्रेट्स देने लग जाओ। यही चीज बहुत से लोग आज कर रहे हैं रणवीर और समय के खिलाफ। कोई उन्हें फांसी चढ़ाने की बात करता है तो कोई उन्हें सीधे तौर पर धमकी देता है। तत्काल इसका मुंबई सरकार एनकाउंटर करे। ऐसे अपराधी और देशद्रोही आतंकवादी मानसिकता के व्यक्ति को भारत देश के अंदर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसा पहले भी देखने को मिला है विजिलेंटीज द्वारा स्टेज पर और यही लोग है ना, जब पर्सनली बैठते ना तो इतनी गालियां देते हैं, इतनी गालियां और इतनी गंदी बात करते हैं और इनकी नजर इतनी लड़कियों के लिए, लड़कियों प्रति इतनी खराब रहती है। ऐसे ही लोग, बिल्कुल ऐसे ही लोग मैंने देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देश के अंदर रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसा पहले भी देखने को मिला है विजिलेंटीज द्वारा स्टेज पर चढ़कर किसी कॉमेडियन का गला पकड़ लेना, डीएम में गालियां देना या थ्रेट्स देना, थिएटर में तोड़फोड़ कर देना। ये सारी चीजें सीधे तौर पर गलत हैं। इन्हें रोका जाना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए इनके खिलाफ। इनफैक्ट हमारी सरकार और पुलिस के लिए ये बहुत बेइज्जती वाली बात है कि क्या हो रहा है आज देश में। आखिर कितना बड़ा गुनाह किया है रणवीर और समय ने? क्या उन्हें डेथ थ्रेट्स देना, उन्हें मारने की धमकी देना उससे बड़ा गुनाह नहीं है क्या? कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है कि देश में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। सरकार रैंडमली जिसे चाहे उसे टारगेट करती है, उसके पीछे पड़ जाती है। खुद ही सोचकर देखो, क्या अश्लील जोक्स मारना बड़ा गुनाह है या फिर किसी को जान से मारने की धमकी देना ये ज्यादा बड़ा गुनाह है? सरकार की मर्जी हो तो रेपिस्ट को भी माफी दे दी जाती है, मालाएं चढ़ाई जाती हैं रेपिस्ट को। इलेक्शन से पहले रेपिस्ट जेल से बाहर आ जाते हैं पॉलिटिकल कैंपेनिंग करने के लिए। सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाकर रख दिया है। कोई भी किसी को जान से मारने की सोशल मीडिया पर धमकी देता है, कुछ नहीं होता। क्रिमिनल्स को बिग बॉस में जगह मिलती है, कुछ नहीं होता। लेकिन रणवीर के एक अश्लील जोक मारने पर पुलिस उसके पीछे ही पड़ जाती है। क्या मैसेज पहुंच रहा है यहाँ पर देश की जनता को? यहाँ मजेदार बात यह है कि समय रैना को लेफ्ट से एक मिनट गाइस, मम्मी का फोन है। हेलो, हाँ मम्मी, इम्पोर्टंट है, इम्पोर्टंट नाही व्हायचं आहे मम्मी, व्हायचं आहे। नाही आता नाही येऊ शकत, मी शूटिंग चालू आहे मम्मी। ठीक आहे, ओके हो, 5 मिनिटं थांब म्हणा, येतो मी, ठीक आहे, खालीच येतो, ठीक आहे, ओके थांब, झालंच आहे शूट, हो ओके, इम्पॉर्टंट टॉपिक चालू है, ओके बाय, ओके मम्मी, ओके ओके बाय। ऐसा उठाना पड़ता है कभी कभी फोन, नहीं तो हर बार तो नहीं, वो टेंशन नहीं आना मांगता ना, क्या हो गया क्या नहीं, ऐसा है। हाँ चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। कैंसिल होने का डर सताता था। उसने 2022 में एक ट्वीट किया था, लेफ्ट विंग से कैंसिल होने का डर वो वजह है जिसके चलते इंडियन कॉमेडी सीन में एंड्रयू, जिमी, डेव, रिकी जैसे कॉमिक्स नहीं है। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ इसे बदलने के लिए। असल में उसने अबॉर्शन को लेकर एक जोक किया था, लोगों ने कॉमेंट्स में उसे क्रिटिसाइज किया तो उसने लोगों को माँ की गाली दी। द क्विंट एंड फर्स्ट पोस्ट जैसे मीडिया पोर्टल्स ने उस पर आर्टिकल लिखे तो एक पॉडकास्ट में उसने इनका मजाक उड़ाया। आर्टिकल आ गए, ये क्विंट विंट पिंट, तो मैं उससे सीख लिया कुछ। तो मैंने ये सीखा कि भाई बोलना किसी को। लेकिन उम्मीद है कि अब समय को समझ आ गया होगा कि लेफ्ट विंग का कॉल आउट करना, आर्टिकल लिखना बेहतर है या राइट विंग के द्वारा सीधा पुलिस इनकाउंटर किए जाने की सिफारिश। एक आखिरी सवाल यहां पर मैं और आंसर करना चाहूंगा, जो शायद आप में से कुछ लोगों के मन में आ रहा हो, जो भी अभी तक मैंने आपको वीडियो में बताया कि ये कॉमेडी नहीं करनी, किसी के मोटे होने का मजाक नहीं उड़ाना, किसी के गंजे होने का मजाक नहीं उड़ाना, औरतों पर मजाक नहीं बनाना, डिसेबिलिटी का मजाक नहीं बनाना। तो आप में से कुछ लोग शायद सोच रहे हो कि आखिर कॉमेडी फिर किस पर की जाए। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बड़ी सिंपल सी डिस्टिंक्शन होती है कॉमेडी में पंचिंग अप और पंचिंग डाउन के बीच में। अब कॉमेडी करते वक्त किस चीज का मजाक बना रहे हो? जो लोग आपसे नीचे हैं उन्हें और नीचे दबा रहे हो, या फिर जो आपसे पावरफुल लोग हैं ऊपर की तरफ, जो सोशल नॉर्म्स बने बनाए हैं एक समाज में, उनका मजाक बनाते हो, उन्हें क्रिटिसाइज करते हो? क्योंकि टैलेंट हो तो गौरव कपूर जैसे कॉमेडियंस ट्रैफिक रूल्स और रोड सेफ्टी जैसे टॉपिक पर बेहतरीन कॉमेडी कर सकते हैं। टैलेंट हो तो अभिषेक उपमन्यु जैसे कॉमेडियंस हेल्थ एंजाइटी
प्रिविलेज ब्लाइंडनेस, कॉलेज की रट्टा एजुकेशन जैसे टॉपिक्स पर भी कॉमेडी कर सकते हैं। ये मणिक महना का टैलेंट ही तो है जो उन्होंने रजत दलाल टाइप के कैरेक्टर बॉबी कटारिया को मॉक करते हुए कॉमेडी कर दी। इंडियन पुलिस की इनएफिशिएंसीज पर सैटारिकल कॉमेडी सेट बना दी। कुणाल कामरा पॉलिटिकल कॉमेडी करते हैं, लेकिन उसके लिए जिगर चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है। कुणाल के खिलाफ जितनी FIRs, डेथ थ्रेट्स, फ्लाइट्स के द्वारा बैन किया जाना, शोज का कैंसिल किया जाना हुआ है, शायद ही किसी और कॉमेडियन के साथ हुआ है। और वैसे गालियां तो कुणाल वो अपन आगे आते, बट अभी एक नितेश शेट्टी करके एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसका देखो। हाँ, वो उसको भी बोलते कॉमेडी। वो इतना ये कर नो गाली नो गाली नहीं, कुछ नहीं, वो इतना रिलेट कराता है अपने कंटेंट से, मतलब अपने स्टैंड अप कॉमेडी से कि क्या बताओ। जैसे राजू श्रीवास्तव थे, हाँ है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो बिना गाली देके भी वो हंसाते थे। वैसे एक नितेश शेट्टी है जो इसमें इंडिया लाफ्टर चैलेंज में भी आए थे। नए वाले मुंबई का छोकरा है। अरे यार इतनी क्लीन कॉमेडी रहती है और इतना प्रॉपर वो एंगेज करके रखते हैं ना, एकदम ये करते। उसको भी आप देख सकते हो, अच्छा कॉमेडियन है। कुणाल के खिलाफ जितनी FIRs, डेथ थ्रेट्स, फ्लाइट्स के द्वारा बैन किया जाना, शोज का कैंसिल किया जाना हुआ है, शायद ही किसी और कॉमेडियन के साथ हुआ है। और वैसे गालियां तो कुणाल कामरा, अभिषेक उपमन्यु, गौरव कपूर, मणिक महना भी देते हैं, लेकिन फर्क यह है कि जहां कुछ लोगों की कॉमेडी में केवल गालियां होती हैं, यहां गालियों के अलावा कॉमेडी भी होती है। और यहां पर वैसे मैं इन कॉमेडियन से अपील भी करना चाहूंगा कि प्लीज अपनी कॉमेडी से गालियों को बाहर कर दीजिए। इस वीडियो में मैंने काफी समझाने की कोशिश की है कि गालियों का क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है समाज पर। और ये बात सिर्फ कॉमेडियंस के लिए नहीं, बल्कि एक्टर्स, फिल्म मेकर्स और बाकी यूट्यूबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। अपना कंटेंट बिना गालियां और बिना वल्गैरिटी के बनाइए। ये करना कोई मुश्किल नहीं है। स्ले पॉइंट जैसे चैनल्स हैं यूट्यूब पर जो कॉमेडी करते हैं बिना गालियां दी। ऐसे कई कॉमेडियंस भी हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पर दीपक गर्ग और हसलिंग रजन की रील्स देख लीजिए। किसी वीडियो में टॉक्सिक मेल ईगो का मजाक उड़ाया जाता है, या एक रील में स्मोकर्स के हेवी एडिक्शन का मजाक उड़ाया जाता है। किसी वीडियो में सैड फिशिंग का मजाक उड़ाया जाता है, तो कभी लोगों की सैडिस्टिक आदत का मजाक उड़ाया जाता है। कॉमेडी के टॉपिक्स की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि ये चॉइस हमेशा कॉमेडियन के पास होती है कि तुम क्लासिस्ट जोक मारोगे या किसी के क्लासिस्ट होने का मजाक उड़ाओगे, तुम कास्टिस्ट जोक मारोगे या तुम कास्टिज्म का मजाक उड़ाओगे, तुम पंच डाउन करोगे या पंच अप करोगे। मैं चाहता हूं कि सभी क्रिएटर्स अपने कंटेंट को लेकर थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करें और सोचें। हम लोग तो पहले से कंटेंट हम लोग पहले से ही है, हम लोग गाली नहीं देते थे, हम लोग गाली वाला कंटेंट देखते पर खुद गाली नहीं देते। बट मैं ये मान्य करता हूं, मतलब एग्री करता हूं कि हमारे इसमें कभी कभी अगर बहुत ज्यादा हमको अच्छा लगा, ओ ऐसा निकल जाता है, वो फ्लो में निकल जाता है। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग गाली देते हैं नॉर्मली, तो कभी कभी एकदम अरे कैमरा चालू है ऐसा हो जाता है, ओ सॉरी मैं बोल देता हूँ, और सॉरी हाँ गाइस गाल निकल गई, बोलता हूँ। बिल्कुल, तो ये मैं एग्री करता हूँ हम लोगों ने। और जो जैसे मैं हम लोग को आपको बता रहा था कि हमको नीचा गिराया गया, वो लोग गाली देके कंटेंट बनाते हैं। बिल्कुल, तो हमको यार ये गाली वाली नहीं, अच्छा चूतिया है, ऐसा हमको दिखाया गया गाइस। बिल्कुल, हमारी एजुकेशन का, हमारी फंबल का, हमको इंग्लिश नहीं आती, हमारे फंबल का मजाक उड़ाया गया गाइस। बिल्कुल, चलो खैर ठीक है, कोई नहीं, वो कर लेंगे, क्या ही करो, कुछ नहीं। समाज पर और देश पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स की नहीं है, बल्कि आपकी भी है एज एन ऑडियंस। बिल्कुल, आप भी अपना कंटेंट ध्यान से चुनें। बिल्कुल, आपका दिमाग कोई डस्टबिन नहीं है, अपने दिमाग की इज्जत करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वैसे इस गालियों के टॉपिक पर और डिटेल में बात करी जा सकती है, साइंटिफिक स्टडीज और रिसर्च पेपर्स क्या क्या। अगर आप और डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। अभी के लिए यूट्यूबर कोर्स को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और थोड़ी सी चर्चा और इसकी मैंने एनिमल वाले वीडियो में करी थी, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो गाइस मैं यही बता रहा हूँ ना कि ये जो भाई ने बात की है ना ध्रुव, ये हमारी जबान है। बिल्कुल, हम लोग वीडियो में ये वाली बात बोलते हैं हम। आज हमारे इतने सारे वीडियोस हो गए, हर वीडियो में हम लोग भी यही बात करते हैं। बिल्कुल, बट हमारा मजाक उड़ाया गया क्यों? क्योंकि हमारी उतनी पहुंच नहीं है ना कि हम लोग मीम्स खरीद पाए, हम लोग मीम पेज खरीद पाए, ना हम लोग कोई PR टीम खरीद पाए। बिल्कुल, तो हम लोग बोलते थे, जिनको लगता था वो खुद अच्छे जो पेजेस है वो हमारा मीम मतलब एक अच्छा वीडियो बना के वो भी पोस्ट करते थे, गाइस जुड़वा ने ये बोला ये सही बात है करके। बिल्कुल, पर उसको रीच नहीं मिलती थी, क्योंकि हमारे इसमें सही बात करे ना। बिल्कुल, गलत चीज करो तो आपको ज्यादा वाहवाही मिलेगी, सही बात। अच्छी चीज करोगे तो ज्यादा वाहवाही नहीं मिलेगी। वैसे ही ये जो क्रिएटर्स है जो गलत म्यूजिक को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो पैसा लगा सकते हैं वो आर्टिस्ट। बिल्कुल, जो अच्छे हैं ना वो बेचारे टैलेंट है पर पैसा नहीं है, वो पीछे रह गए। पर ये नकली, सही बात है,
अभी यार कितने गाने ऐसे, अभी एक गाना चल रहा है वो सितार वाला, क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यार, उतना अच्छा फालतू गाना ही नहीं है। है, क्या करे, उसको प्रमोट कर रहे हैं, बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, चाहे जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम लोग सच्चाई के साथ रहेंगे। अगर हमारा दोस्त भी रहेगा कोई आर्टिस्ट, तो भी कितने डायरेक्टर हमारे दोस्त हैं, हम लोग बोलते हैं यार ये वीडियो में मजा नहीं आ रहा है, ये अच्छा नहीं बनाया, वो अच्छा नहीं बनाया। इवन हम लोग इस टॉपिक पे कुणाल कामरा की बात निकली तो हम लोग कितना दुबई में बात की, एक जगह पे मिले थे हम लोगों ने, कभी शेयर नहीं किया ये, कुणाल भाई हम लोग मिले थे एक जगह पे, यो हनी सिंह का ही शो था, बिल्कुल, हाँ, हनी बाजी का ही शो था, और कुणाल भाई भी थे, इतना बात की इस टॉपिक पे, बहुत बात की, मैंने कभी शेयर नहीं किया है हमारे चैनल पे, बिल्कुल, कि हम लोग कुणाल कामरा से मिले और हम लोग बात किए, बिल्कुल ऐसा है। वो दिन तक याद है मेरे को, वो टॉपिक याद है, वो प्लेस याद है मेरे को, ऐसा है। इतना गर्मी हो रहा है बट ठीक है। हाँ, तो मतलब एक ऐसा शॉट है जिसमें मैं हनी पाजी के साथ ऊपर खड़ा हूँ, हाँ, ठीक है, हम लोग स्टेज पे, हाँ, और एक शॉट देखना, एक नीचे हमको एक पैर पे ऐसा, हाथ लगाता है, हाँ, वो कुणाल कामरा भाई है जिन्होंने मेरे को पैर पे हाथ लगाता है, ओए भाई, ऐसा वो शॉट आप अच्छे से देखा, इसमें इंस्टाग्राम रील में है वो, इंस्टाग्राम रील में है वो, एकदम से मैं ना, एक हनी पाजी का डायरेक्टर है, बिल्कुल, तो वो थे डायरेक्टर प्रोड्यूसर है शायद से, वो एक उनका गाना आया था, एक कोई लेबल के है वो, तो उधर मैं भाई के साथ ऐसा शॉट है, और नीचे ना मैंने उनको भी बताया, अरे भाई कुणाल भाई खड़े कर, बिल्कुल सही बात ऐसा है। तो वो शॉट हम लोग वो टॉपिक पे बात किए थे, क्या करें, तो ऐसा करते रहते, बट हमको हर एक चीज शेयर करना नहीं किया, वो किया नहीं, तो हम लोग अपने में रहते। तो गाइस प्लीज, आपका भी काम है कि अच्छा म्यूजिक, अच्छा कंटेंट प्रमोट करना, अच्छा कंटेंट देखना, बिल्कुल, क्योंकि जब आपके घर पे छोटा बच्चा जब गाली देता है ना, तब आपको समझेगा कि क्या गलत हो रहा है। बिल्कुल, हमारे घर पे छोटे बच्चे हैं इसलिए, जब वो हम लोग तो चलो देख लेते, बट जब वो एकदम से उनके शॉर्ट्स में दिख जाता है ना, हमको ये हो जाता है यार, ये क्या हो रहा है यार, ऐसा हो जाता है। तो प्लीज चूज वाइजली, बिल्कुल। बाकी अगर हमसे कुछ छूट गया हो तो माफ कर देना, कुछ गलती हो गई तो भी माफ कर देना, बाकी आप ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय जय भारत, पीस आउट।